स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को याद है, पर लगभग 5-6 साल पहले ये काफी चर्चा होती थी कि क्या भारत के बैंक सेफ हैं कि नहीं। कहने का मेरा मतलब यह है कि बैंकों के पास इतना ज्यादा बैड लोन हो गया था जिसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा तो इसकी वजह से बैंकों की हालत खराब हो जाती है। तो इसको लेकर काफी डिस्कशन होता था। बट लेट मी टेल यू, रिसेंटली आरबीआई ने जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकाला है उसके अंदर एक अच्छी बात बताई है कि 10 ईयर के लो पर आ चुका है जो हमारा ग्रॉस बैड लोन्स है। ये लगभग 3.9% पे पहुंच गया है। पहले ये लगभग डबल डिजिट में पहुंच गया था। तो आज मैं आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में वो 5 बड़ी बातें कौन कौन सी है, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो बैंकों के बारे में जो हालत है, उसकी जो हेल्थ है, उसके बारे में बताया जाता है। तो आपके लिए जानना काफी जरूरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहां पर 3 लाइव बैच स्टार्ट किया रहा है 10 जुलाई से। ये मॉर्निंग बैच है, हर रोज सुबह 8 बजे क्लास होगी, चाहे प्योर इंग्लिश हो, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच, कोई भी आप लेना चाहते हो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अंदर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है, कुछ भी और लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, हर 6 महीने पर अगर आप देखोगे ना तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली जाती है भारत के बैंकों के ऊपर, और इसको कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये आप देख सकते हैं, ये पहले के जो रिपोर्ट हैं बेसिकली क्या है कि दिसंबर के एंड में और फिर जून के एंड में ये रिपोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, देखिए इसके अंदर अगेन बहुत सारी बड़ी बातें कही गई हैं, लेकिन यहां पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का मतलब क्या है वो पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, ये जो है क्या है कि हमारे देश के अंदर जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ऑब्वियस सी बात है आज के डेट में इकोनॉमी के अंदर कुछ भी होता है, कोई भी लेन देन होता है तो उसमें आपको मॉनेटरी एक्सचेंज देखने को मिलेगा, पैसे का लेन देन देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हर एक चीज में आज के डेट में पैसा एक्सचेंज होता है तो उसकी वजह से यहां पर कहीं ना कहीं वो फॉर्मल तरीके से अगर हम देखें तो बैंकों के माध्यम से होता होगा, या तो वो कोई एनबीएफसी होता होगा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते होंगे, प्राइवेट बैंक्स होते होंगे, पब्लिक बैंक्स होते होंगे, ये सब चीजें शामिल रहती हैं। तो उनकी स्टेबिलिटी कितनी है, क्या अगर मान लो कल के डेट में एक और युद्ध हो जाता है, अभी तो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, मान लो चाइना ताइवान का वॉर हो जाता है, तो अगेन पूरे दुनिया में खतरा आ जाएगा, तो उस केस में हमारे बैंकों की हालत क्या होगी। तो वो सारे चीजों का डिटेल रिपोर्ट होता है ये, और ये काफी सारे चीजों को देखकर इस पूरे रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। इसके अंदर बताया जाता है कि कैसे अभी प्रेजेंट का स्टेटस क्या है, जो अलग अलग प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे बैंक्स की बात करें, नॉन बैंकिंग लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करें, फिर इसके अलावा इसके अंदर क्रेडिट ग्रोथ के बारे में बताया जाता है, बोरोवर्स किस तरह के, क्या छोटे बोरोवर्स ज्यादा हैं कि बड़े बोरोवर्स हैं, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा होगा, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं बता दूं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है उसका एक बड़ा पैमाना होता है, वो होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। कहने का मतलब यह है कि इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में ये जो काउंसिल के द्वारा चीजें कही जाती हैं उसको भी ध्यान में रखा जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट जो काउंसिल है उसको बनाने का सजेशन दिया गया था 2008 में रघुराम राजन कमेटी के द्वारा, और फाइनली 2010 में इसको बना दिया गया। और ध्यान रखिएगा, इसको चेयर किया जाता है बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी जी, वो इसको चेयर किए थे। तो अभी निर्मला सीतारमण जी हैं, तो निर्मला सीतारमण जी चेयरपर्सन हैं, और फिर बाकी के मेंबर्स भी आप देख सकते हो इस काउंसिल के अंदर होते हैं, जैसे कि गवर्नर हैं आरबीआई के, फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, बाकी भी सेबी हो गया, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, आईआरडीए हो गया, पेंशन फंड वाला हो गया। तो ये सब कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया, इसमें सबसे पहले आरबीआई ने क्या कहा है। देखो, जो आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांता दास, उन्होंने यह कहा है कि भारत की इकोनॉमी एक सॉलिड रिकवरी से आई है, मतलब कि यहां पर एक अच्छा रिकवरी हुआ है भारत की इकोनॉमी में। जिस तरह का टेंशंस का माहौल देखने को मिल रहा था पिछले 1-2 साल में, उससे हम काफी हद तक रिकवर हो गए हैं। और भले ही इस समय दुनिया के अंदर संकट के बादल हैं, मतलब कि कई देशों के ऊपर रिसेशन का खतरा है, उसके बावजूद भी भारत की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो हमारे देश के अंदर जो बैंक्स हैं वो अभी मजबूत स्थिति में हैं, उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम होता हुआ नहीं दिख रहा है। और यहां पर उनका यह भी कहना था
कि भारत के बैंकों के पास अच्छा खासा इस समय लिक्विडिटी है, कैपिटल है, बफर है, और इसकी वजह से भारत के बैंक काफी ज्यादा सुरक्षित है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई रिसेशन की बात होती है, ऐसा लगता है कि यहां पर कोई क्राइसिस आने वाला है। आपको याद होगा ना, अभी जस्ट 2-3 महीने पहले क्या हुआ था यूएस के अंदर, किस तरह से यहां पर बैंक फेल हुआ, फिर यूरोप के अंदर भी एक बैंक फेल हुआ। तो इसकी वजह से एक बहुत ज्यादा पैनिक का माहौल हो जाता है। तो उस माहौल में भारत का अच्छा परफॉर्मेंस एक अच्छी खबर है सभी के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए। अब मैं यहां पर आता हूं एक एक करके, कौन कौन से वो 5 बड़ी बातें हैं इसके अंदर। सबसे पहला है डिपॉजिट ग्रोथ। देखो, कोई भी बैंक क्या एक्सपेक्ट करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके बैंकों में डिपॉजिट करें। तो यहां पर क्या था कि 2021-22 तक अगर आप देखोगे, और उसके पिछले वाले साल, मतलब कि पिछले 2 साल में अगर आप देखोगे, तो डिपॉजिट ग्रोथ में कमी आई थी। मतलब कि डिपॉजिट ग्रोथ हो नहीं रहा था, कि जो लोग पैसा जमा करते हैं बैंक के अंदर, डिपॉजिट करते हैं, उसमें वृद्धि नहीं हो रही थी। लेकिन फाइनली अब जाकर आप देख सकते हो 2023 में इसमें अच्छा खासा वृद्धि आया है। और यहां पर 2 जून 2023 तक की बात करें तो 11.8% का आपको जंप देखने को मिलेगा। मतलब लोग अपना पैसा जमा कर रहे हैं। यहां पर आरबीआई ने यह भी कहा रिपोर्ट के अंदर कि इट इज मेनली ड्रिवन बाय प्राइवेट सेक्टर बैंक। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें अच्छा खासा पैसा देखने को मिला है। देखो, इसका एक और मेन कारण है, अभी आपने देखा होगा कि लोग पैसा अपना बैंक में कब जमा करते हैं, जब लोगों को लगता है कि उनको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। तो रिसेंट टाइम में क्या हुआ था, आपने देखा है पिछले 1 साल में आरबीआई ने रेपो रेट में इजाफा किया है। तो जब भी रेपो रेट बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगता है। तो वही हुआ है, यहां पर बैंकों के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, इसकी वजह से भी लोग अपना डिपॉजिट करने लग गए हैं। लेकिन यहां पर एक चीज मैं बता दूं कि बताया यह जा रहा है कि लोग टर्म डिपॉजिट ज्यादा कर रहे हैं। मतलब कि एक फिक्स डिपॉजिट होता है ना इतने लंबे समय के लिए, वो लोग ज्यादा कर रहे हैं इन रादर देन सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो सेविंग्स अकाउंट होता है, कासा जिसको कहा जाता है, उससे ज्यादा लोग टर्म डिपॉजिट में जो है अपना पैसा जमा कर रहे हैं। फिर दूसरा यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी बैंक के लिए, वो होता है क्रेडिट ग्रोथ। देखो, बैंक क्या है, बैंक के पास मान लो बहुत सारा पैसा आ गया, डिपॉजिट हो गया, ठीक है, बहुत सारा डिपॉजिट हो गया। तो इस डिपॉजिट पे बैंक क्या करेगा, इस पे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना उनको, 4% 5% जो भी इंटरेस्ट देना है वो बैंक को देना पड़ेगा। लेकिन वो बैंक कब इंटरेस्ट दे पाएगा, जब बैंक उसी पैसे को ज्यादा रेट पर जो है लोन देगा। ये लोन देना जरूरी है, इसको क्रेडिट कहा जाता है, राइट, कि बैंक यहां पर ज्यादा क्रेडिट दे रहा है, लोन दे रहा है। तो बैंक के लिए क्रेडिट होना भी जरूरी है। तो अभी एक्चुअली क्या है कि क्रेडिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो उसमें भी अच्छा खासा आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यहां पर बताया जा रहा है कि 15.4% क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिला है, और लोग काफी ज्यादा पैसा बैंक से उधार ले रहे हैं। स्पेशली पर्सनल लोन के लिए आप देख सकते हो 22% का इजाफा हुआ है। फिर बाकी कई सारे सेगमेंट, चाहे हाउसिंग लोन की बात करें, क्रेडिट कार्ड हो गया, ऑटो लोन हो गया, एजुकेशन हो गया, मतलब लोग पैसे उधार ले रहे हैं। तो जब लोग पैसे उधार लेंगे बैंकों से, तो बैंक के अंदर जो क्रेडिट ग्रोथ है उसमें भी आपको इजाफा देखने को मिलेगा। तो यह भी एक अच्छा संकेत है। फिर यहां पर अब हम बात करते हैं बैड लोन के बारे में, जो हम एनपीए की बात कर रहे थे ना। देखो, इसको थोड़ा समझ लो, होता क्या है एनपीए का मतलब क्या है। जैसे कि मान लो अगर किसी बैंक ने 1000 रुपए टोटल दिया, मतलब किसी को 100 दिया, किसी को 150 दिया, ऐसे करते करते टोटल 1000 रुपए बैंक ने यहां पर दिया है, उधार दिया है, क्रेडिट दिया है। तो 1000 रुपए बैंक के पास वापस आना चाहिए ना। लेकिन मान लो 1000 में से सिर्फ 800 ही आया, बाकी का 200 रुपए बैंक के पास नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि जिसने उधार लिया था, कोई उसमें से विजय माल्या निकल गया, कोई नीरव मोदी निकल गया, या फिर कोई जेन्युइन केस हो सकता है कि किसी ने अपना पैसा इंडस्ट्री में लगाया, फैक्ट्री खोलने में, लेकिन वो विफल रही, वो फेल हो गई फैक्ट्री, तो वो भी हो सकता है। तो उस केस में क्या है कि ये 200 रुपए बैंक के पास नहीं आया, तो ये 200 क्या बन गया, इसी को कहा जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो 1000 रुपए जो बैंक ने दिए थे उसमें से 200 रुपए नहीं आया है। मतलब कि बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना है, बैड लोन कितना है, ये है 20%। ठीक है, तो बेसिकली क्या था कि अगर आप देखोगे 10 साल पहले जो बैड लोन था, जो एनपीए था बैंक का, वो पहुंच गया था 11-12% तक। सोच के देखिए, 11-12% बहुत होता है। मतलब अगर बैंक 100 रुपए उधार दे रहा है, उसमें बैंक को 11 रुपए वापस नहीं आ रहे हैं, मतलब एक बड़ी बात हो जाती है। लेकिन आज के डेट में आप देखिए एनपीए गिरते गिरते कितना हो गया, ग्रॉस एनपीए ये हो गया है 3.9%। यहां पर अगेन आप देख सकते हो ये 3.9% आपको देखने को मिलेगा। और इसमें भी अगर हम डिवाइड करें, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, उनका एनपीए कितना है, इस 3.9% में अगर हम बात करें पीएसयू बैंक की, तो 5.2% जो है वो पीएसयू बैंक का हिस्सा है। जो प्राइवेट बैंक है उनका एनपीए है 2.2%, और जो फॉरेन बैंक्स हैं उनका 1.9% एनपीए। मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा प्रॉब्लम आपको
पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखने को मिलेगा, जहां पर ज्यादा लॉस होता है। ठीक है, तो पब्लिक बैंकों के अंदर एनपीए ज्यादा है, प्राइवेट बैंक में भी है ठीक ठाक 2.2% और फॉरेन बैंक में सबसे कम आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर अब क्या है कि मान लो अगर कल के डेट में कोई दिक्कत आ जाती है, ग्लोबली कोई प्रॉब्लम आ जाता है, मान लो एक और पैंडेमिक आ गया, कोविड जैसा कोई नया वायरस आ गया, फिर से शटडाउन हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, यहां पर वापस से एनपीए बढ़ेगा ना, क्योंकि जिन लोगों ने उधार लिया था यही हुआ था। कोविड के समय इतनी प्रॉब्लम आ रही थी ना कि जिन लोगों ने उधार लिया था फैक्ट्रीज वगैरह ने, वो पैसा शायद वापस नहीं कर पा रहे थे, तब वहां पर सरकार सपोर्ट में आई कि कोई बात नहीं, उसको रीस्ट्रक्चर कर देते हैं, लोन को हम आगे बढ़ा देते हैं। तो अगर मान लो कोई स्ट्रेस होता है तो उस केस में 4.1% एनपीए पहुंच सकता है, फिर 5.1% पहुंच सकता है, लेकिन अभी के लिए 3.9% आ गया है। फिर एक और होता है जिसको कहा जाता है नेट एनपीए। नेट एनपीए का मतलब क्या है, देखो यहां पर मैं बताता हूं क्या होता है। बैंक को लगता है, मान लो जैसे इस एग्जाम्पल में बैंक के पास 200 रुपए नहीं आए, फिर बैंक ने क्या किया कि चलो 150 रुपए काम करते हैं, इसको जो है 150 रुपए को प्रोविजनिंग कर देते हैं, मतलब बैंक अपने पास से खुद से उसको लॉस मान के चल रहा है, अपना प्रॉफिट में से वो 150 रुपए लॉस कर रहा है, तो उसी को प्रोविजनिंग कहा जाता है। तो 200 में से 150 निकाल दोगे, कितना बचेगा, 50। तो ये 50 क्या हो गया, ये हो गया नेट एनपीए। और ये मतलब 1000 में से 50 अगर नेट एनपीए मतलब 5% नेट एनपीए। तो नेट एनपीए भी आप देख सकते हो कितना पहुंच गया, ये 1% पे पहुंच गया है, ये भी पहले 6-7% पे पहुंच गया था नेट एनपीए। ठीक है, तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए ये गिरे हैं, और मार्च 2018 में आप देख सकते हो कि ग्रॉस एनपीए 11.5% था और नेट एनपीए 6.1% था। तो उससे कम होकर 11.5% से कम होकर 3.9% आना और 6.1% से गिरकर लगभग 1% आना, ये बैंकों के लिए अच्छी खबर है, एक अच्छी बात है। ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें लार्ज बोरोवर्स की, देखो क्या होता है कि लार्ज बोरोवर्स मतलब जो करोड़ों रुपए उधार में लेते हैं, और जो छोटे बोरोवर्स होते हैं जैसे कि आपने ऑटो लोन लिया, गाड़ी के लिए लोन ले लिया, घर के लिए लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया, उसको हम रिटेल लोन्स कहते हैं। तो क्या हुआ है कि पहले लार्ज बोरोवर्स ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अभी रिसेंटली देखने को मिला है कि जितना भी बैंक लोन देती है उसमें लार्ज बोरोवर्स का जो हिस्सा है वो कम है। ये आप देख सकते हो, पहले ये हुआ करता 2020 में 51% के ऊपर, ठीक है, लार्ज बोरोवर्स, और अब ये कितना गिरकर हो गया है 46.4%। मतलब लार्ज बोरोवर्स कम हो रहे हैं और जो शेयर है रिटेल बोरोवर्स का, रिटेल लोन्स का, वो ज़्यादा हो रहा है। मतलब कि ये भी एक अच्छी खबर है कि जो रिटेल निवेशक हैं, जो हम जैसे आप जैसे लोग जो छोटा मोटा लोन लेते हैं बैंकों से, तो वो लोग ज़्यादा ले रहे हैं। मतलब कि ये स्पेंडिंग पावर को दिखा रहा है, परचेजिंग पावर को दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉफिट मार्जिन की, देखो कोई भी बैंक क्या है, कोई सेवा तो कर नहीं रहा है, कोई नॉन परफॉर्मिंग कोई एनजीओ तो है नहीं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, तो कोई भी बैंक बेसिकली एक प्रकार का बिजनेस ही है। वो बैंक भी अपने आप को प्रॉफिट कमाना चाहेगा, ठीक है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो 2022-23 में आप देख सकते हो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें 30 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है। 30 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.3% का इजाफा हुआ है यहाँ पर। मतलब कि बैंक को ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है, और बैंक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आप देख सकते हो, ये हेल्दी ग्रोथ हुआ है इसमें 38% का। मतलब कि ये भी एक अच्छी बात है कि बैंक हमारे डूबने के उसमें नहीं है, मतलब कि ठीक अच्छा खासा चल रहा है। फिर कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो लास्ट टाइम जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी तो ग्लोबल वहां से लेकर अभी तक अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इनमें से काफी ज्यादा आपको अंतर देखने को मिलेगा। मतलब ग्लोबली अभी भी टेंशन है कि ग्लोबली क्या होगा, रिसेशन में जाएंगे देश, क्या होगा। लेकिन अगर हम भारत की बात करें फाइनेंशियल सिस्टम की, तो वो स्ट्रांग है, वो ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि किस साल में, देखो यहां पर G7 के जो ग्रुप ऑफ 7 जो कंट्रीज है ना G7 के, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो गवर्नर हैं सेंट्रल बैंक से, वो एक साथ आए थे और उन्होंने फोरम बनाया था जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम। क्या बता सकते हो ये कौन से ईयर में बनाया गया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, देन यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।